बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज हाज़िर हुई हूँ एक और बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग एज के साथ जो कि है जकोबियन एज। जैसे कि इससे पहले की तमाम एजेस में कवर कर चुकी हूँ जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर बआसानी मिल जाएंगी, और उनके इंट्रोडक्शन को ज़रूर सुनें ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हों और हेल्प मिले आपको जकोबियन एज को समझने के लिए। अब ये कुछ सवालात हैं जो कि हैं जकोबियन एज के बारे में, और जकोबियन एज क्यों है जकोबियन, ओके। और ये इंग्लिश में जकोबियन एज कहाँ आती है और करैक्टरिस्टिक्स इसकी क्या हैं और इसको जकोबियन क्यों कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे जहन में जकोबियन एज को देखकर आता है वो इसका नाम है, कि जैसे कि जकोबियन। अब एलिज़ाबेथन एज में एलिज़ाबेथ जो थी वो थी रूलर, और उन्हीं के नाम पर उसको कहा गया एलिज़ाबेथन एज। सो जकोबियन में फिर क्या जकोब है रूलर? कौन है रूलर जिनके ऊपर जकोबियन एज कहा जा रहा है? तो इसका है जवाब कि क्वीन एलिज़ाबेथ वाज द रूलर इन इंग्लिश पीरियड सेम एज इन जकोबियन पीरियड जेम्स वन वाज द रूलर। ठीक है, अब जेम्स वन है रूलर जकोबियन पीरियड में। तो फिर अब एक और क्वेश्चन जहन में आ रहा है कि जकोबियन पीरियड में जेम्स वन अगर रूलर हैं तो फिर जेम्स वन के नाम के ऊपर होता ना इसका नाम, इस एज का नाम जकोबियन ही क्यों रखा गया? तो जेम्स वन एज इज कॉल्ड जकोबियन एज बिकॉज द लैटिन वर्ड फॉर जेम इज जकोबस। अब जेम्स को लैटिन में जकोबस कहते हैं, दैट इज वाई दिस एज इज नोन एज जकोबियन। होप सो कि आपको हो गया होगा ये बहुत आसानी से क्लियर कि इसको जकोबियन क्यों कहते हैं, क्योंकि एक लैटिन वर्ड है जकोबस। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है क्वीन एलिज़ाबेथ के बाद का दौर आखिर शुरू कैसे हुआ। क्वीन एलिज़ाबेथ डाइड विदाउट मैरिंग और गिविंग बर्थ। जैसे कि पता है कि क्वीन एलिज़ाबेथ वर्जिन क्वीन थी, उनकी ना शादी हुई ना उनके थे बच्चे। तो उनके फोत हो जाने के बाद एक क्वेश्चन हुआ कि किसको बनाया जाए रूलर, कौन बनेगा किंग। तो आखिर उनके रिलेटिव जो थे एक जेम्स वन, उन्होंने तख्त को संभाला। तो जनाब ये जेम्स वन जो हैं ये आए कहाँ से थे? अब ये आ जाता है एक क्वेश्चन दोबारा से दिमाग में। तो चलें बताए चलती हूँ कि जेम्स वन आखिर कहाँ से निकले, कहाँ से पकड़ा इनको और रूलर बनाया इंग्लैंड का। हेनरी रूल कर रहे थे 15th सेंचुरी में, ठीक है। उनके थे दो बच्चे, हेनरी 8 और मार्गरेट ट्यूटर। हेनरी 7 के दो बच्चे हैं, हेनरी 8, मार्गरेट ट्यूटर। अब हेनरी 7 की तो एक बेटी हो गई एलिज़ाबेथ 1, ठीक है, जो कि जिन्होंने रूल किया है, और वहाँ से मार्गरेट ट्यूटर के दो बच्चे हुए जेम्स 5 एंड मैरी 1। अब जेम्स 5 और मैरी 1 दो बच्चे थे। अब मैरी 1 वो हैं जिनके साथ अक्सर अगर आप एलिज़ाबेथन एज को भी पढ़ें तो इनका क्लैश रहा है मैरी 1 का एलिज़ाबेथ 1 के साथ। लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस एलिज़ाबेथ 1 और मैरी 1 को नहीं कर रहे हैं, सो हम आगे बढ़ते हैं जेम्स 5 की तरफ। जेम्स 5 के बेटे थे जेम्स 6, ठीक है। जैसे कि एलिज़ाबेथ ने शादी नहीं की, उनके बच्चे कोई नहीं थे, उनकी पीढ़ी, उनकी नस्ल नहीं चल सकी, लेकिन यहाँ से जेम्स 1 का एक बेटा था जेम्स 6, और जेम्स 6 उस वक्त क्या कर रहे थे? जेम्स 6 स्कॉटलैंड के रूलर थे उस टाइम पर, ठीक है। अब स्कॉटलैंड का जो रूलर था, किंग था, उसको पकड़ के इंग्लैंड का रूलर बना दिया गया, क्योंकि यहाँ पे एलिज़ाबेथ के बाद कोई भी संभालने वाला बंदा किंग मौजूद नहीं था। अब जेम्स 1 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देती चलूँ कि जेम्स 1 आखिर हैं कौन और क्या उनकी खसूसियत क्या है, वो थे क्या। जेम्स 1 बॉर्न इन 1566। ये भी आपके जहन में होना चाहिए कि जेम्स 1 की पैदाइश की तारीख सन कौन सा है। ही वॉज ओल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड किंग। अब खुद ही आप अंदाज़ा लगा लें। अब आप अंदाज़ा ये लगाएं कि 1566 में आखिर जब वो पैदा हुए थे और उन्होंने रूल पकड़ा 1603 में एलिज़ाबेथ के फोत होने के बाद, तो उनकी क्या एज होगी, यानी कि उस वक्त वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड किंग
हो चुके थे, उनको एक्सपीरियंस था पहले से रूल करने का, क्योंकि वो ऑलरेडी ही स्कॉटलैंड के रूलर थे। ही वॉज अ मैरिड मैन एंड विद किड्स, वो मैरिड थे, उनके बच्चे थे, जैसे कि पहले क्वीन एलिज़ाबेथ थी, उनके बच्चे नहीं थे, मैरिड नहीं थी। थोड़ा सा डिफरेंस आया ना, जो एक हुकूमत आई उसमें थोड़ा सा डिफरेंस इस तरह से भी आया कि ये ओल्ड आए, ये मैरिड आए, बच्चों के साथ आए। एक मेल मोनार्च थे आफ्टर 45 ईयर के बाद जो था एक मर्द रूलर आया था, ठीक है। 45 ईयर्स जो थे वो पहले कोई मर्द हुकूमत ना कर पाया था, किसी ने नहीं की थी, क्योंकि एलिज़ाबेथ जो कर रही थी वो हुकूमत कर रही थी। रोमन कैथोलिक्स वर अगेंस्ट जेम्स वन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके बारे में मैं आपको आगे भी डिटेल बताती हूँ कि रोमन कैथोलिक्स जो थे वो अगेंस्ट थे जेम्स वन के, बिकॉज ही वॉज प्रोटेस्टेंट तो एलिज़ाबेथ भी थी, तो आखिर वो जेम्स वन के ही इतने अगेंस्ट क्यों हुए? क्योंकि जेम्स वन भी रोमन कैथोलिक्स के अगेंस्ट थे, इसीलिए वो इनके ज़्यादा ख़िलाफ़ थे। जेम्स वन ने बहुत सख्ती की रोमन कैथोलिक्स के साथ, इनकी काफ़ी सारे जो मेन सोर्सेज थे उनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई, इनके ऊपर सख्ती की गई, इसलिए रोमन कैथोलिक्स जेम्स वन के बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट है। रोमन कैथोलिक्स जेम्स वन के ख़िलाफ़ थे और जेम्स वन उनके ख़िलाफ़ थे, तो आपस में इन दोनों का बहुत ज़्यादा क्लैश रहा है और कॉन्फ्लिक्ट भी था पार्लियामेंट के साथ, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। अब एक इम्पोर्टेंट बात हुई थी नवंबर 5 को, 5 ऑफ नवंबर को 1605 को क्या हुआ था? ऑन नवंबर 5 1605 को व्हेन देयर वाज ओपनिंग डे ऑफ पार्लियामेंट का ओपनिंग डे था, रोमन कैथोलिक्स अटेम्प्टेड टू ब्लो किंग जेम्स वन। सो रोमन कैथोलिक्स ने बहुत ही बड़ा काम कर दिखाया। क्या किया? और बहुत गलत किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने गन पाउडर प्लॉट बनाया। गन पाउडर प्लॉट किसे कहते हैं? गन पाउडर जिस तरह के कहते हैं बारूद को, तो उन्होंने बारूद से किंग जेम्स को उड़ाने का मंसूबा बनाया कि इसको उड़ा दिया जाए और पार्लियामेंट को भी उड़ा दिया जाए। लेकिन क्या हुआ कि ये साजिश पकड़ी गई, भनक पड़ गई जेम्स वन को, और कॉन्स्पिरेटर्स जो थे वो फेल्ड हो गए एंड हैंग्ड टू डेथ। जेम्स वन को जब पता चल गया तो उन्होंने ये इस साजिश को नाकाम बनाकर उनको फांसी दे दी। तो इस पूरे ये जो हुआ है इसको कहते हैं गन पाउडर प्लॉट, और ये बहुत इम्पोर्टेंट इस एज का एक इवेंट ही कह लें, इस एज में हुआ। 5 नवंबर और 1605 इसका डेट है, ये आपको रखना है जहन में। जेम्स वन वर्कड ऑन ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल। अब सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट वर्क किया है जेम्स वन की अचीवमेंट ही कह लें, एक बड़ा काम कि उन्होंने ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल जो था वो पब्लिश करवाया। 45 वर्कर्स उन्होंने, स्कॉलर्स जो थे वो चर्च से लिए जो इसके ऊपर वर्क कर रहे थे, और इसका काम स्टार्ट आते के साथ ही उन्होंने करवाया 1603 में एंड पब्लिश्ड इन 1611, और इसको पब्लिश कराया 1611 को। अब मेजर वर्क्स की तरफ आते हैं कि इस एज में मेजर वर्क्स एंड राइटर्स कौन से हैं, क्या वर्क हुए। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सोनेट फॉर्म फ्लोरिश्ड। इस एज में, इस पीरियड में सोनेट भी फ्लोरिश्ड हुई, एज डिड मेटाफिजिकल पोइट्री एंड द पावर ऑफ कंसीट। यानी इस एज में कंसीट भी हुई, मेटाफिजिकल पोइट्री के ऊपर बहुत काम किया गया, सोनेट की फॉर्म भी फ्लोरिश्ड हुई। अब सबसे मेन चीज़ जो हम छोड़ नहीं सकते, उसके लिए अलहदा हमें लिखना ज़रूरी है कि ट्रेजेडीज़ एंड कॉमेडीज़ वर रिटन इन इक्वल मेजर एंड विलियम शेक्सपियर क्रिएटेड सम ऑफ देयर बेस्ट नॉन वर्क्स। अब जैकोबियन पीरियड में आप कहेंगे कि शेक्सपियर की बात कहाँ से आ गई है जी, वो तो थे गोल्डन पीरियड में, एलिज़ाबेथन पीरियड में। तो जनाब आपको पता है शेक्सपियर की एज, शेक्सपियर की डेथ हुई थी 1616 में, 1616 में। सो
शेक्सपियर उस वक्त हयात थे 1603 में ही जब ये तख्त चेंज हुआ तो शेक्सपियर हयात थे और उनकी ज़िंदगी के आखिरी कुछ साल 11-12 साल जो थे 12-13 साल वो जो थे वो जैकोबियन एज में जेम्स वन की हुकूमत में गुजरे। और इस एज में आखिरी कुछ सालों में आखिरी 12-13 सालों में शेक्सपियर ने बहुत ही मैच्योर काम किया, बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेजेडीज़ लिखी जैसे कि द टेम्पेस्ट लाइक किंग लियर एंड मैकबेथ वाज रिटन, ओथेलो भी रिटन ड्यूरिंग द जैकोबियन पीरियड। ये जैकोबियन पीरियड में ये ट्रेजेडीज़ जो थी ये शेक्सपियर ने लिखी हैं, सो ये इस एज में ऐड होती हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम जो हम नहीं कर सकते इग्नोर भी है बेन जॉनसन का। बेन जॉनसन इंग्लिश प्ले राइट हैं, पोइट हैं। He had powerful influence on English poetry and comedy. इनका बहुत काम है पोइट्री में, कॉमेडी में। बेन जॉनसन का बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश प्ले राइट हैं। अब ये जो मैं बात आपको बताने जा रही हूँ ये इस एज से हटकर आपको ये याद रखना है कि मेटाफिजिकल पोइट्री के ऊपर इस एज में हुआ है बहुत ज़्यादा काम। सो मेटाफिजिक जो टर्म है ये किसने कॉइन की है, तो इसका आप नाम याद रख लें कि जॉन ड्राइडन जो हैं उन्होंने मेटाफिजिक्स जो है ये टर्म कॉइन की। अब एक बहुत ज़्यादा आपस में सैमुअल जॉनसन और जॉन ड्राइडन के नाम मिक्स हो जाते हैं कि कुछ कहते हैं सैमुअल जॉनसन ने, नहीं, सैमुअल जॉनसन ने जो ग्रुप था मेटाफिजिकल पोएट्स ये एक टर्म कॉइन की और जॉन ड्राइडन ने ओनली मेटाफिजिक और मेटाफिजिकल पोएट्स में फ़र्क है ये दोनों टर्म्स में। तो एक जो मेटाफिजिक्स है वो जॉन ड्राइडन ने की और मेटाफिजिकल पोएट्स जो थी ये टर्म ये सैमुअल जॉनसन ने की। बढ़ते हैं आगे की तरफ। फ्रांसिस बेकन इंग्लिश लिटरेचर में आते हैं, एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर, स्टेटमैन, एसेइस्ट, और इनके इम्पोर्टेंस का, इनकी काबिलियत का अंदाज़ा हमें उसी वक्त होगा कि जब हम इनके कुछ ही एसेस पढ़ लें, 1-2 एसेस पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि फ्रांसिस बेकन आखिर हैं क्या चीज़। ये इनकी फ़िलासफ़ीज़, इनके विज़डम, उसका कोई मुकाबला कहीं भी नज़र नहीं आता। तो फ्रांसिस बेकन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेइस्ट, बहुत ज़्यादा इनका वर्क है और वो भी जैकोबियन पीरियड में, जैकोबियन एज में ऐड होते हैं क्योंकि इनकी ज़िंदगी इस एज में जारी थी, ठीक है, इस एज में थी। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जैकोबियन ड्रामा, रिवेंज ट्रेजेडी, सिटी कॉमेडी एंड मास्क्स। इस जैकोबियन पीरियड के मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना वो ये हैं कि इसमें रिवेंज ट्रेजेडीज़ बहुत लिखी गई, इसमें सिटी कॉमेडीज़ हुई, इसमें मास्क्स हुए। रिवेंज ट्रेजेडीज़ क्या होती हैं? रिवेंज ट्रेजेडीज़ से मुराद ब्लडशेड ले सकते हैं, क्रूएलिटी, एक्सप्लॉयटेशन, करप्ट सोसाइटी, जैसे कि हम शेक्सपियर के भी ट्रेजेडीज़ में ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं। और मास्क्स, अब ये जो सारे ड्रामेटिस्ट हैं इनकी भी जो ट्रेजेडीज़ हैं उनमें ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी कि इसमें मोस्टली रिवेंज ट्रेजेडी के ऊपर बहुत काम हुआ, सिटी कॉमेडी के ऊपर हुआ, मास्क के ऊपर हुआ। अब मास्क्स क्या हैं? ये मॉस्क्स नहीं है, ये मास्क है। मास्क वो प्ले हैं कि जो रूलर, किंग, क्वींस के सामने जो हैं वो पेश किए जाएं, उनको मास्क कहा जाता है। सो इस एज में, जैकोबियन एज में जो था वो रिवेंज ट्रेजेडीज़ लिखी गई, सिटी कॉमेडीज़ लिखी गई, मास्क्स किए गए और इनमें ब्लडशेड, क्रूएलिटी, एक्सप्लॉयटेशन, करप्ट सोसाइटी बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं इन ड्रामाज में अगर हम इनको देखें तो। इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट की तरफ चलते हैं। ये इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट उस एज में थे थॉमस मिडल्टन, थॉमस डेकर, जॉर्ज चैपमैन, बेन जॉनसन, जॉन मार्स्टन, जॉन फोर्ड, थॉमस हेवुड। ये सारे जो ड्रामेटिस्ट हैं इनके ऊपर इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी वीडियोस, वो जल्द आएंगी आपके सामने। सो इनको एक एक 2-2 लाइनों में एक्सप्लेन करना इनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, ज़रूर करूँगी आगे एक्सप्लेन। दुआओं में याद रखिएगा। ये था हमारा जैकोबियन एज का इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। होप्स हो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई होंगी, बहुत कुछ आपको समझ आया होगा। आखिर
जकोबियन एज है क्या? जकोबियन एज का इंट्रोडक्शन, जेम्स वन का इंट्रोडक्शन, जेम्स वन कहाँ से आए, इस एज में हुए हैं क्या इम्पोर्टेंट वर्क्स, क्या इम्पोर्टेंट वाक़यात तमाम किए हैं मैंने आपके सामने। क्लियर होप्स हो कि आपके लिए होंगे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। और अगर इस वीडियो ने की आपके लिए कुछ भी थोड़ी सी मदद और आपको आया है कुछ भी थोड़ा सा समझ, तो कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। आपका बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।